नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है। टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडीज एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 की बात करेंगे। दोस्तों आज कल हम पिछले क्वेश्चन में, आपको पता होगा, पिछले प्रैक्टिस सेट में, पिछले सेशन में मॉक क्वेश्चन हमने किए थे। उस मॉक क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे, साथ ही साथ 25 क्वेश्चन भी करेंगे और साथ ही साथ एक मॉक क्वेश्चन आपको और देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं अपने परिवार पे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका अपना परिवार है, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, हर एक वीडियोज की, हर क्लासेज, हर सेशन की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्ले लिस्ट में जरूर चेक कीजिए, सारे क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, जो आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का मॉक क्वेश्चन था कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। लगभग दोस्तों समझ टीटी एग्जाम में, यानी आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी कौन से हैं। पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कवेंजर या ओमनीओर। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को दोस्तों स्कवेंजर कहते हैं। स्क्वेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों तरह के होते हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए डिटेल के साथ कंसेप्ट वाइज लाते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्क्वेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं का तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी, गिद्ध आदि हो गया। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। जीवाणु कवक है, मृदा और जल है, पशु है या पक्षी हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा गया है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। तो पृथ्वी का जो अपमार्जक कहलाता है वह हमारे जीवाणु और कवक कहलाते हैं। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको इस सेशन पर, इस प्रैक्टिस सेट में 25 में से कितना स्कोर है। तो पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु और कवक हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग भी पूछते होंगे सर ऐसा क्यों होता है। देखिए, जीवाणु एवं कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। दोस्तों ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करते हैं, यानी किसी जगह जो फ्लोरा और फना होते हैं वह सूचित करते हैं। दोस्तों वह क्या सूचित करते हैं कि पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करते हैं, मछलियां एवं पेड़ पौधे को, जंतु और मछलियों को सूचित करते हैं, या पक्षियों एवं पेड़ पौधे को सूचित करते हैं। तो किसी जगह के फ्लोरा और फना क्या सूचित करते हैं दोस्तों, ये सूचित करते हैं, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों फ्लोरा किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष वनस्पति के समूह की होती है, जबकि फना किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जंतुओं का समूह होता है। अब देखिए दोनों चीज़ें में डिफरेंट क्या है, समझना बहुत जरूरी है। फ्लोरा क्या है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष वनस्पति के समूह की होती है। क्या होती है, विशेष वनस्पति के समूह की होती है। लेकिन जो फना होता है यह भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जंतुओं का समूह होता है। देखिए वनस्पति के समूह को क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं, और जंतुओं के समूह को क्या कहते हैं, फना कहते हैं। ये सभी लोग नोट कर लीजिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, आपको ओपिनियन आपका फीडबैक दोस्तों शर्मान है। आप सभी प्यारे मित्रों का जायसवाल सर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों वनों के महत्व के कारण क्या है। वनों के महत्व के कारण ग्रीन गोल्ड है, ग्रीन आइलैंड है, ग्रीन हाउस है, या ग्रीन सिल्वर हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वनों के महत्व का कारण क्या होता है, क्या होता है, हरा सोना। क्या होता है दोस्तों, हरा सोना। इसी को ही ग्रीन गोल्ड कहते हैं। वन हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी है। वन हमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, गोंद, शहद, विभिन्न प्रकार की औषधि मिलती है, और इसी कारण बच्चों को हरा सोना या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। पांचवा प्रश्न दोस्तों, हम भिंडी की बात करेंगे। बहुत बार टीटी एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न है कि भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, पाया जाता है विटामिन ए, पाया जाता है विटामिन सी, पाया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो भिंडी में दोस्तों क्या पाया जाता है। अब देखिए आप ऐसे पहले ऐसे क्वेश्चन होते थे दोस्तों जो ज़्यादातर उपरोक्त सभी या आल वाले हुआ करते सही, लेकिन अब कन्फ्यूजन कर दिया गया है। ठीक है, टफ क्वेश्चन करने के लिए कि बीच में कर दिया जाता है सही ऑप्शन और आल वाला भी ऑप्शन, यानी ये सभी वाले उपरोक्त सभी वाला दे दिया जाता है, जबकि सही नहीं होता है।
तो आपको ध्यानपूर्वक प्रश्नों को अच्छे से स्टडी करना है, पढ़ना है। तो भिंडी में देखिए फास्फोरस भी होता है, विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, अर्थात यहाँ पर तो उपरोक्त सभी ही सही होगा। आने वाले क्वेश्चनों पर देखेंगे हम। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है दोस्तों, भारत के फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र की बात करेंगे। नींबू है, अमरूद है, आम है, पपीता है, तो सभी लोग जानते हैं, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आम जो है भारत के फलों में अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आम आता है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश में इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि आम की सर्वाधिक खेती किन राज्यों में की जाती है, तो आपका यूपी, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, दोस्तों निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? मनी प्लांट द्वारा, सिंकोना प्लांट द्वारा, यूकेलिप्टिस द्वारा या अकोनाइट प्लांट द्वारा प्राप्त होता है। तो जब भी कुनाइन की बात करें तो एक ही नाम होता है, सिंकोना। कुनाइन और सिंकोना, ठीक है, एन फैक्टर यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो कुनाइन नामक दवा सिंकोना प्लांट से बनाई जाती है। और अगला प्रश्न दोस्तों, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान नॉर्मल क्वेश्चन है आपका कि लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़, तना, फूल, फल। ये भी आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फूल कहलाएगा। लौंग और केसर फूल या कली भी आ सकता है, ये भी नोट कर लेना। फूल की जगह कली भी दे दिया जाएगा तो कली भी आपको सही करना है। और केसर का उत्पादन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में होता है, ये भी आ सकता है। ठीक है, लौंग केसर का तो ये आपने जान लिया, फूल होता है या कली होता है। ये इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि केसर का उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है आता है। और लौंग उत्पादन में आपका केरल राज्य आता है। और हर एक क्वेश्चन जो आपको पता है एनसीईआरटी वेस्ट है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एग्जाम पैटर्न पर हर एक क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश राज्य का प्रतीक नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है, नकारात्मक। जी हाँ, कौन सा जो है मध्य प्रदेश राज्य का प्रतीक नहीं है? 24 स्तूप, दूधराज, बाघ और लिली। देखिए आप 24 स्तूप जो है ये तो मध्य प्रदेश राज्य का प्रतीक है, दूधराज भी है दोस्तों, और लिली भी फूल है। लेकिन बाघ जो है ये आपके मध्य प्रदेश राज्य का प्रतीक नहीं है। बाघ की जगह क्या होना चाहिए? सभी लोग कमेंट करें। देखिए बाघ उत्तराखंड राज्य का प्रतीक माना जाता है। और हम दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश राज्य के चिन्ह में सबसे बाहर जो है 24, मध्य प्रदेश को जो राज्य का चिन्ह है उसमें सबसे बाहर देखेंगे 24 स्तूप अंकित है आपके। और दूधराज मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। दूधराज या शाह बुलबुल, ये भी ध्यान दीजिएगा, दूधराज बोलते हैं या शाह बुलबुल भी बोलते हैं या पैराडाइज फ्लाई केचर, तीनों आ सकते हैं। तो तीनों आपको कंठस्थ कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है और इसे किस जाति का है? तो ब्रेडरी जात का। ये भी पूछा जा सकता है कि बारहसिंगा, ठीक है, यह मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पशु किस जाति का है? तो वह ब्रेडरी जाति का है, नोट कर लेंगे। और लिली मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है, सभी लोग जानते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, हर कंसेप्ट डिटेल के साथ करेंगे क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पे सरोपरी है। हमारा जो टारगेट है आउट ऑफ 150 में से 125 अटेंड करना और सिलेक्शन जरूर से ज़रूर पाना। दोस्तों सरीसृप के अंतर्गत आपको बताना है कि कौन कौन आता है, कछुआ, अमीबा, फर्न, हेल। तो देखिए सरीसृप की बात कर रहे हैं तो सरीसृप जो सबसे बोलते हैं, एक कहानी भी चली थी। कहानी क्या आपने सुना होगा? कछुआ और खरगोश की कहानी, ठीक है, प्राइमरी लेवल की ही बात कर रहे हैं। तो सरीसृप के अंतर्गत आपका क्या दोस्तों यहाँ पे कछुआ आ जाएगा। कछुआ सरीसृप के अंतर्गत आता है, जबकि व्हेल आपका स्तनधारी जंतु है। अमीबा एक कोष की प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। वास्तव में दोस्तों सरीसृप प्राणी जगत का एक समूह है जो पृथ्वी पर सड़क या रेंग कर चलते हैं। इसके अंतर्गत सांप, छिपकली, मगरमच्छ भी आपके सरीसृप प्राणी के अंतर्गत आते हैं और आपका कछुआ भी हो गया। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं? आप लोग शिक्षक हैं, आप लोगों की नियुक्ति होगी और आप एक कांटेनुमा पत्तियां लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप जो किस प्रकार के पौधे को पढ़ा रहे हैं? स्थलीय, उभयधर्मी, जलीय, मरुस्थलीय। यानी हमें यह पता होना चाहिए कि कांटेनुमा पत्तेदार जो पेड़ होते हैं, पत्ते होते हैं, कहाँ पर होते हैं।
तो सभी लोग जानते हैं मरुस्थलीय इलाके में होते, सूखे इलाके में होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। या बात करें रेगिस्तान मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे की पत्तियां कांटेदार होती हैं। क्यों होती, इसका रीजन भी है, ताकि पानी का वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा न हो और पौधे में पानी की आवश्यक मात्रा बनी रहे। और कक्षा में शिक्षक द्वारा कांटेदार पत्तियों को दर्शाकर मरुस्थलीय प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है, या आप लोग पढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधे में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? बरगद, गुलाब, मेहंदी, तुलसी। अब आपको पता है चैप्टर चल रहा है, पेड़ पौधे जीव जंतु का चैप्टर चल रहा है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन का चैप्टर चल रहा है। कंसेप्ट वाइज हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 50 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में, जो नहीं अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का सारा कलेक्शन है दोस्तों। तो वृक्ष का उदाहरण क्या हो जाएगा? देखिए वृक्ष यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि बरगद वृक्ष हो जाता है। और बात करें गुलाब, मेहंदी, तुलसी की, तो गुलाब, मेहंदी, तुलसी ये पौधे के उदाहरण हैं। और बरगद हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है आपका, बरगद की बात करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बाढ़ में या बाढ़ से समुद्रभिद्ध पौधे मर जाते हैं। दोस्तों इसका रीजन क्या है? जो बाढ़ आती है, बाढ़ में जो समुद्रभिद्ध पौधे होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाते हैं, सूख जाते हैं। क्योंकि दोस्तों पौधे का कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल में श्वसन रुक जाता है, पौधे का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, या पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाता है। तो बाढ़ से समुद्रभिद्ध पौधे मर जाते हैं दोस्तों। इसका रीजन क्या होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। इसका रीजन है मूल में श्वसन रुक जाता है। जो समुद्रभिद्ध पौधे होते हैं खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं और इनका तना ठोस और शाखायुक्त होता है, और ये पौधे कुछ समय बाद मर जाते हैं क्योंकि बाढ़ की वजह से पौधे की जड़ों में पानी जमा हो जाता है, जिससे इनके मूल में श्वसन रुक जाता है। पानी क्या इनके जड़ों में जमा हो जाता है और ये श्वसन वहीं से करते हैं। ठीक है, तो मटर, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं समुद्रभिद्ध पौधे, मटर हो गया, टमाटर हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, आदि समुद्रभिद्ध पौधे में आते हैं। तो ये सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य का पशु कौन सा है? जी हाँ, मध्य प्रदेश का राज्य पशु बताना है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु या राज पशु कौन होगा? बाघ, गाय, ऊंट, बारहसिंगा। तो सभी लोग जानते होंगे जितने भी देखिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या अदर आस पड़ोसी है भारत देश के निवासी हैं, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश जो होता है भारत का दोस्तों दिल कहलाता है। ठीक है, भारत का दिल कहा जाने वाला राज्य है और हमसे दिल भी नहीं बनता है, पता नहीं क्या कारण है। तो मध्य प्रदेश राज्य का पशु क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, तो बारहसिंगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये किस जाति का है? तो व्रेडरी जाति का है आपका बारहसिंगा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण, आशवन, किण्वन या स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या आपकी स्टेरिलाइजेशन होगा, किण्वन होगा, आसवन होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा किण्वन की बात करेंगे। दूध से दही क्या है? किण्वन। देखिए दोस्तों दूध में क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करते हैं और लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध क्या है, खट्टा होता है। और लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं और दूध को स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस तथा लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस के द्वारा 40 से 60 डिग्री पर जमा कर ईस्ट द्वारा आंशिक किण्वन कराया जाता है, तो पोषक पदार्थ दही प्राप्त होता है। इतनी प्रक्रिया के बाद अब आप गर्मी आ रही है, अब आपको लस्सी दही, आपको आसान होता होगा कि चलो शाम को जमा देते दूध में थोड़ा सा खट्टा माठा नींबू कुछ भी डाल के, सुबह बढ़िया दही हो जाएगी, थोड़ा ठंडा रख दिया जाए। ये प्रक्रिया से होकर दही गुजरती है। ठीक है, ये आज पता चला होगा, सही लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन डिटेल के साथ आज पता चला। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान कौन सा ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है? जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाशीय चरण होता है,
उसी के दौरान ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। जल या NADP का या NADP2 और CO2 का होता है। CO2 या जल का होता है, CO2 या NADPH2 का होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण जो अपचयन होता है, देखिए ऑक्सीकरण जो है आपका जल का होता है और अपचयन जो है NADP की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण की अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है और इस अभिक्रिया में जल के अणुओं का प्रकाशीय अपघटन होता है तथा हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? आप अगर एक वयस्क मानव हैं तो आपके शरीर में, आपके बॉडी में कुल कितनी अस्थियां होंगी, कितनी हड्डियां होंगी? एक वयस्क की बात रहे हैं, ठीक है, नवजात शिशु की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। वयस्क पूछा गया है, दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक नवजात शिशु पूछा जाता है या वयस्क पूछ लिया जाता है। तो एक वयस्क मानव में कुल जो अस्थियां होती हैं वो लगभग दोस्तों 206 होती हैं, घट जाती हैं, लेकिन नवजात में ज़्यादा होती हैं। नवजात शिशु में लगभग आपका 300 के आसपास होती है। और एक भी प्रश्न आ सकता है, बहुत हाई लेवल का प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि 206 मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा हड्डियां पाई जाती हैं। देखिए 206 हड्डियों में से 52 हड्डियां जो हैं दोस्तों पैरों में पाई जाती हैं। 52 हड्डियां, या कह सकते हैं 1/4। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, अरस्तु की रचना है, चार्ल्स डार्विन की है, मेंडल की है या रॉबर्ट हुक की है? तो प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसकी रचना है? तो यह दोस्तों चार्ल्स डार्विन की रचना है। जी हाँ, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, ठीक है, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन की एक रचना कहलाएगी। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे और दोस्तों टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन करें। सभी नोट्स पीडीएफ फाइल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि राष्ट्र 3 में शिक्षा की बात करते हैं, हर एक क्लास हर एक सब्जेक्ट की नोट्स पीडीएफ फाइल मिलेगी दोस्तों। और अगर आप इंस्टाग्राम पर ठीक है इंस्टॉल किए हैं तो इंस्टाग्राम पर भी आप जायसवाल सर या अपने परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेगा। और दोस्तों जो भी आपकी दिलचस्पी है, जो भी बात करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो, तो 9 PM से 10 PM आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे जो होते हैं, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे जो होते हैं, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या कायिक जनन द्वारा वितरित? तो देखिए दोस्तों जो पौधे दूर दूर प्रसारित किए जाते हैं वह हमारे कायिक जनन द्वारा वितरित होते हैं। ये कायिक जनन है क्या चीज़ दोस्तों? देखिए कायिक जनन जो होता है, ठीक है, दूर दूर प्रसारित होते। कायिक जनन एक अलैंगिक जनन क्रिया है। क्या दोस्तों? एक अलैंगिक जनन क्रिया है और यह क्लोनिंग प्रक्रिया कहलाती है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। दोस्तों इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति होती है दोस्तों वह हमारी प्रोटीन कहलाती है, या हम कह सकते हैं प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन होता है। इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होता है। प्रश्न आ सकता है इंसुलिन में धातु उपस्थित होता है तो जस्ता धातु उपस्थित होता है। और इंसुलिन का मुख्य कार्य शुगर को क्या है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना होता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग किसके कमी से होता है? इंसुलिन का। सभी लोग नोट करेंगे। और इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है? शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक कंसेप्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है, पराग कणों द्वारा, परागकोश द्वारा, मूल शीर्षों द्वारा, तनों द्वारा होता है। तो पौधे में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है किसके द्वारा होता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? परागकोश हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा यहाँ पे? पौधे में अर्धसूत्री विभाजन आपके परागकोश के द्वारा हो जाएगा। और जहाँ परागण की क्रिया द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। वास्तव में अर्धसूत्रण एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन होता है जो आपके यूकैरियोटिक प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्रण द्वारा युग्मक कोशिकाएं पैदा होती हैं और सभी जंतुओं तथा भूमि पर उगने वाले पौधे समेत अधिकांश जीवधारुओं में
युग्मकों को अंड कोशिका तथा शुक्राणु कोशिका कहते हैं। अगर आप साइंस लिए होंगे 11th में, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगी। दोस्तों ये सारे जो लेवल है 10th क्लास तक के हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक का लेवल हम आप करते हैं, क्योंकि यहाँ से इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। वैसे तो लेवल आपका 1 से 5 तक का क्लास का होता है, लेकिन हम लेवल 10th तक लेते हैं क्योंकि कंपटीशन हाई होता है। ठीक है, जब हाई होता है तो हमें पूरा, क्योंकि सिलेक्शन पाना है, सिलेक्शन के लिए तैयारी जोरदार होनी चाहिए, पूरी तरह से होनी चाहिए। दोस्तों दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है? आपका स्पार्जिलस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, रेट्रोवायरस होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। तो दही निर्माण और हेतु कौन सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? तो आपका लैक्टो की बात करेंगे, जी हाँ, लैक्टोबैसिलस की बात करेंगे। ये दोस्तों दही निर्माण में सूक्ष्मजीव कहलाता है और उत्तरदायी भी होता है। अगला प्रश्न है, एक क्वेश्चन और करेंगे, मॉक क्वेश्चन करेंगे। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर वर्ग की पूछ रहे हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। लैंडस्टीनर ने, जेनिक्स ने, पेंटिन एवं मॉस्ट ने या कार्ल मार्क्स ने किया था? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने की? किस वैज्ञानिक ने की है? यहाँ पे मनोवैज्ञानिक, हम पेडागोजी पर आ गए, मनोविज्ञान पे आ गए। यहाँ पर क्या पूछा गया? वैज्ञानिक पूछा गया। राइट ऑप्शन हो जाएगा लैंडस्टीनर हो जाएगा। कब किया था ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, मानव रुधिर वर्ग की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्ष 1901 ईस्वी में किया, और इन्होंने दोस्तों रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में विभाजित किया। ये भी प्रश्न आया कई बार। देखिए, मानव रुधिर वर्ग की खोज तो आपने जान लिया, ये भी जान लीजिए, ठीक है, कि मानव रुधिर वर्ग के 4 भागों में विभाजित किसने किया, ये भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका लैंडस्टीनर ही होगा, और वह वर्ग कौन से है? ए है, बी है, ए बी है और ओ वर्ग। ये 4 वर्ग है, ग्रुप है आपके, ब्लड ग्रुप जिसे बोलते हैं। ए बी रुधिर वर्ग का सर्वग्राही होता है। प्रश्न आ गया है कि सर्वग्राही कौन होता है? ए बी होता है रुधिर वर्ग का, या ब्लड ग्रुप ए बी सर्वग्राही होता है। और ए और बी दोनों प्रतिजन में पाया जाता है, एंटीबायोटिक का अभाव होता है। और ओ जो होता है ब्लड ग्रुप ओ वर्ग वाला सर्वदाता कहलाता है, सभी को दे सकता है, लेकिन ले आपका किससे सकता है? ओ से ही लेता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्याज, आलू, अदरक है जड़, अपस्थानिक जड़ें, सल्कपत्र या तना? तो प्याज, आलू, अदरक सभी लोग जानते हैं तना कहलाएंगे। और प्रकंद की बात करेंगे। प्रकंद देखिए, तने में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे आपका प्रकंद हो गया, प्रकंद में हल्दी और अदरक आता है, कंद में आपका आलू आता है। और सल्क कंद, सल्क कंद में क्या आता है? प्याज और लहसुन, ये क्या कहलाते हैं? सल्क कंद कहलाते हैं। और घन कंद में अरबी आता है। तो आपके तने में भी कई प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, एक कोश की सूक्ष्म जीव है, एक कोश की सूक्ष्म जीव, स्पाइरोगैरा हो गया, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो एक कोश की सूक्ष्म जीव की बात कर रहे हैं। तो एक कोश की जो सूक्ष्म जीव होगा वह दोस्तों आपका पैरामीशियम कहलाता है। पैरामीशियम एक कोश की सूक्ष्म जीव होता है। एक कोश की वह जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है, उन्हें एक कोश की जीव कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम। और ये दोस्तों आपका मॉक क्वेश्चन है, आज का मॉक क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सा पादप जो है, पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? एक बार और रिपीट करूंगा, कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, उपरोक्त सभी। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, साथ ही साथ कमेंट करके जरूरत बताइए 25 में से आज के सेशन, आज के प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कार्ड क्या है, स्कोर क्या है। और साथ ही साथ दोस्तों डेली क्लासेस देखने के लिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए अपने चैनल शिक्षकों के परिवार, अपने परिवार आवर फैमिली टीचर्स फैमिली के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।